नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और रात के 9 बज चुके हैं और सीएनबीसी आवाज के प्राइम टाइम में अब वक्त है कर्नाटक के एग्जिट पोल के निष्कर्ष का। यानी आज हम आपको बताएंगे कि वोटिंग के बाद 13 तारीख को नतीजे आएंगे और यह साफ हो जाएगा कि कर्नाटक में सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में रहेगी या फिर कांग्रेस सरकार दमखम के साथ बना लेगी। लेकिन इससे पहले आज हम आपको कर्नाटक के रिजल्ट का रुझान बताएंगे इस महा एग्जिट पोल में, इस टारगेट एग्जिट पोल में, कि कर्नाटक में कमान किसे मिलने जा रही है, कौन सरकार बनाने जा रहा है। अगले 1 घंटे टारगेट महापोल का आंकड़ा पल पल बदलेगा, पल पल आगे बढ़ेगा। लेकिन हम आपको कर्नाटक में किसकी सरकार बन रही है आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के इस बुधवार एडिशन में संपूर्ण जानकारी देंगे। टारगेट पोल के मुताबिक का आंकड़ा दिखाऊंगा। इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब बड़े आंकड़े, टीवी 9, टाइम्स नाउ और लेकिन टारगेट महापोल क्या कहता है? टारगेट महापोल कहता है कि कांटे की टक्कर हो सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन बढ़त कांग्रेस को रहेगी। यहां पर मेरे साथ कई दिग्गज इस समय जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सुधा, टारगेट महापोल का आंकड़ा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। रामकृपाल जी, आपको दिख रहा है अभी तक का यह आंकड़ा है कांग्रेस 102, सिंगल लार्जेस्ट, बीजेपी 96, पीछे उससे 6 सीटें, जेडीएस 24 और अन्य के खाते में 2। मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजय निरुपम, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, तनवीर अहमद, प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जेडीएस के, रामकृपाल सिंह मेरे साथ है, अशोक वानखेड़े मेरे साथ है, तेजस्वी सूर्या मेरे साथ जुड़ेंगे। तो सुपर डुपर लाइनअप है आज। रामकृपाल जी, आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। देखिए अमीश जी, अभी तक जितने एग्जिट पोल आए हैं उसमें से एक एग्जिट पोल है जो कांग्रेस को कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिखा रहा है और एक एग्जिट पोल है जो बीजेपी को कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिखा रहा है। बाकी सारे एग्जिट पोल जो हैं वो एक त्रिशंकु विधानसभा की तरफ ले जा रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस 113 की मैजिक फिगर से नीचे रह जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। अल्टीमेटली जो वहां दिखाई देगा, लास्ट टाइम भी अगर हम देखें तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट थी, लेकिन कांग्रेस के पास नंबर कम थे, लेकिन जेडीएस कांग्रेस के साथ गई नहीं, पिछली बार गई ना, और उसका नतीजा देख लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तब से जेडीएस में तो जो कुमारस्वामी को सीएम बनाएगा जेडीएस उसके साथ चली जाएगी। ऐसा नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि इस आंकड़ों में जो 13 तारीख को आएंगे बहुत फेरबदल होने वाला। कारण बताऊं, जब एग्जिट पोल में नेक टू नेक फाइट की बात की जाती है तब मानिए कि मार्जिन बहुत सारे 25% सीटों में मार्जिन ऐसी होगी 1000 वोट की अमीश जी। और उनके बारे में मेरा ये कहना है कि जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे लेकिन सीटें बीजेपी की ज्यादा थी। उसका एक कारण होता है कि कांग्रेस का सर्टेन पॉकेट्स में बहुत ज्यादा वो पोलिंग होती है और कांग्रेस का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है जीत का। लेकिन ओवरऑल जो इवनली बीजेपी के साथ क्या है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड उसका वोट है। और इस बार जो इन्होंने बजरंगबली वाला जो खेल खेला था उसके पीछे बेसिकली ये था कि माइनॉरिटी वोट, साउथ मैसूरू में जो माइनॉरिटी वोट होता है वो अक्सर देवगौड़ा की तरफ जाता था वहां हमेशा से, और कांग्रेस की तरफ भी आता था। उसका लक्ष्य है कि वो माइनॉरिटी वोट डिवाइड होने के बजाय सीधे कांग्रेस तरफ आए। अगर वोट परसेंटेज हैविली कांग्रेस तरफ गया है तो मैं आपको तय बता दूं कि जो मैं अभी देख रहा हूं कि इस बार बीजेपी का वोट परसेंट पिछली बार से थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे पता चला है करीब करीब बराबर। और अगर बीजेपी का वोट परसेंट अशोक भी मेरे साथ, तो सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, आज विश्लेषण का दिन है इसलिए नेताओं के पास में बाद में जाऊंगा। अशोक वानखेड़े में सीधा आपका रुख करता हूं। एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल तो होते नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यहां एज दिखाई दे रहा है, बढ़त दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ा कोई एज है ऐसा नहीं है, लेकिन बढ़त जरूर दिखाई दे रही है। टारगेट न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल में भी 102 and 96। देखिए अमित जी, कांग्रेस स्टार्टिंग से ही कांग्रेस लीड ले रही थी। ओपिनियन पोल भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं लीड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर ये बजरंग दल वाला मामला जो आया सामने, उसमें एक मुस्लिम पॉकेट में ज़रूर कांग्रेस को वहाँ बढ़त मिलेगी, उसमें जेडीएस कटेगा, उसमें ज़्यादा खोने के लिए बीजेपी को कुछ नहीं था। लेकिन बाकी जगह जो
लोग हिंदू के नाम पे या बजरंग दल के नाम पे यूनाइट करने का प्रयास किया, एक नया टेम्पो बनाने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस यदि अड़ी रहती कि चलो हम बजरंग दल पे बैन ही लगाएंगे और जो आप कहते हो हम मान लेंगे, जो आप कहते हो, जो आप कहते रहिएगा, लेकिन बाद में जो कांग्रेस ने थोड़ी बहुत लिपापोती करना शुरू कर दी कि हम गांव में मंदिर भी बनाएंगे, हमारा बजरंग, एक्सप्लेनेशन देने के मूड में जब पॉलिटिकल पार्टी आती है तो जो एक्सप्लेनेशन लेना शुरू कर देती है वो अपने पाले में उसको खेलती है और कई बार उसमें थोड़ा बहुत स्कोर कर जाती है। यदि ये कांटे की टक्कर होगी और कांग्रेस भी सबसे बढ़िया दल बन के सरकार नहीं बना पाई, ये कांग्रेस की मैनिफेस्टो के बाद हुई विफलता है। मैनिफेस्टो के पहले कांग्रेस क्लियर कट एज में दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि ये 120 पार करके अच्छा, ये अपने एक सवाल जो बात रामकृपाल जी ने बोला कि यहाँ पर कई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, क्योंकि 40 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई और कई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अधिकतर राज्यों में होती है, लेकिन कर्नाटक में बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर हार जीत 2-3 हजार 4 हजार के बीच में हो जाती है और उसका नंबर 50 से भी ज्यादा है। ऐसे में आपको लगता है इट विल बी अ क्लोज कंटेस्ट एंड नंबर्स जो 13 को होंगे उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा हमें, या फिर इसी तरह के नंबर्स आएंगे? व्हाट इज योर एनालिसिस? बड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है थोड़ा बदलाव भी दिखाई देगा। मैं एकदम ऐसा बोलता नहीं कांटे की टक्कर है, लेकिन यदि कांग्रेस को अभी ज़्यादा सीट है और यदि वहाँ पे एक यूथ है करीब करीब 32%, और जब हम गए तो हमने कई युवकों से बात की, उनको ना बजरंग दली से कोई मतलब है, ना उनको कुछ ही बात से मतलब है, उनको करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर, ये दो चीज़ें यदि ठीक हो जाए बेंगलोर कर्नाटक में, तो वो सोचते थे कि जो ये इसकी बात करेगा हम शायद उसका साथ देंगे। करप्शन से बहुत परेशान थे और लॉ एंड ऑर्डर से बहुत परेशान थे। That's the point, अशोक जी, अशोक मैं आपका रुख करूंगा। संजय निरुपम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्विंग कर गया तो जी, संजय निरुपम मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। संजय जी, अभिनंदन है आपका। एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, एग्जैक्ट पोल तो नहीं है, लेकिन एक कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। टारगेट महापोल जो न्यूज 18 इंडिया का है उसमें कांग्रेस को लगभग 102, बीजेपी को 94-95 के इर्द गिर्द सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को एक जबरदस्त सफलता मिलेगी इस चुनाव में, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं खुद वहां 20 दिनों तक कर्नाटक में था और खासकर बेंगलोर सिटी और उसके आसपास बहुत घुमा हूं, लोगों के बीच बहुत मैंने एक संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बहुत ही बदनाम सरकार थी। बुमई जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे वो एकदम से करप्ट इमेज के साथ चुनाव में उतरे थे। मोदी जी ने चुनाव की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन हमेशा जो राज्यों के चुनाव होते हैं वो राज्यों के मुद्दे पे होते हैं और कांग्रेस ने बहुत कामयाबी से जो बुनियादी मुद्दे थे, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा हो या फिर आपकी महंगाई का मुद्दा हो, इन मुद्दों के ऊपर बहुत बढ़िया से फोकस किया और बड़ा आक्रामक हमारा चुनाव प्रचार था। हमारे 5 नेताओं ने मुख्य तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, फिर राहुल जी, सोनिया जी, शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी, ये 5 लोगों ने लगभग 30-30, 40-40 सभाएं ली, रोड शो किए और उनको बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था। राहुल जी का जो रोड शो था उसमें तो मतलब समझ लीजिए कि हजारों क्या लाखों के आसपास लोग निकल के आते थे, 50,000, 75,000, 80,000 लोग निकल के आते और स्वयं स्फूर्त निकल के आ रहे थे लोग। तो ये कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त जोश था और उस जोश का नतीजा आने वाले दिनों में जो निकलेगा वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हक में होगा। जो 5 गारंटी हम लोग जब ओपिनियन पोल कार्यक्रमों के जी, उन गारंटी का भी एक बड़ा असर है जी। निश्चित तौर पर जो 5 गारंटियां कांग्रेस ने दी उसका ग्रास रूट पे एक इंपैक्ट था और मैंने अपने विश्लेषण में चुनाव से पहले भी इस बात को बोला था। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें इस चुनाव के अंदर हमने देखी है। एक तो ओपिनियन पोल जब आ रहे थे तो कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही थी, लेकिन एग्जिट पोल आते आते और सेकंड ओपिनियन पोल आते आते कांग्रेस की बढ़त कम हुई। क्या आपको लगता नहीं है कि बजरंग दल वाले विषय ने एक बड़ा सेटबैक दिया है कांग्रेस पार्टी को? और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में आप सब बोले गए, मुझे नहीं लगता बजरंग बली वाला मुद्दा कोई इतना बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि सबसे पहले कर्नाटक में हनुमान जी को कोई बजरंग बली बोलता ही नहीं। वहां आंजनेय करके, आंजनेय टेम्पल बोला जाता है, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, जो अंजनी के पुत्र थे हनुमान जी। तो इस नाते बजरंग बली शब्द से बहुत ज्यादा लोग वाकिफ थे या उस नाम पे बहुत ज्यादा इमोटिव हो गए, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक दूसरी बात, बजरंग दल और बजरंग बली 2 अलग अलग विषय हैं। इसको भी हम लोगों ने एक जब बीजेपी की तरफ से बड़ा एक ऑफेंसिव कैंपेन शुरू हुआ तो इसको हम लोगों ने स्पष्ट करने की कोशिश की कि बजरंग दल बजरंग बली नहीं हो सकते और बजरंग बली बजरंग दल नहीं हो सकते। तो बीजेपी ने जो हमेशा की तरह खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी
जी जो स्पिन करते हैं हमेशा किसी भी बात को लेकर के, उसको स्पिन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट, जैसे तटीय इलाकों में वो जो उनका सबसे बड़ा स्ट्रांग है, और वहां कम्युनल एजेंडा खूब तेजी से चलता है, वहां पर 19 सीटें, 19 में से 3 हमारे पास थे, 16 उनके पास थी। इस बार जो एक एग्जिट पोल आते हुए दिख रहा है कि उसमें 16 पर ही है, 16 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो, मतलब वो एजेंडा बहुत चला है, मेरा ऐसा नहीं माना। बेंगलुरु शहर में मोदी जी ने एक बड़ा रोड शो किया, 2 रोड शो किया, लेकिन उसमें वहां पर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, बीजेपी को कम सीटें मिलती हैं। जी हम उन नंबर्स पे भी आएंगे, लेकिन अशोक वानखेड़े कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर। जी अशोक यू वांट टू से समथिंग टू संजय निरुपम जी क्विकली, देन आई विल गो टू जेडीएस। नहीं ऐसा नहीं होता। बजरंग बली ये हनुमान जी के साथ जुड़ा जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वह कर्नाटक में अंजलियां कहते हैं तो वह बजरंग लोगों को पता नहीं। बजरंग दल है, बजरंग दल का वहाँ बहुत एक्टिविटी है, बजरंग दल बहुत स्ट्रांगली बोलता है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में बजरंग तो नहीं आता, हनुमान चालीसा कहते हैं, बजरंगी चालीसा तो नहीं कहते, लेकिन हनुमान, बजरंगी, बजरंग और पवनसूत, केसरी नंदन, ये सब हनुमान जी के नाम है, लोग समझते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस इशू ने कांग्रेस को तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए मजबूर किया कि हम ये नहीं करते, हम वो कहना चाहते हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं। ये जब बोलना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को तो समझ लेना कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कन्फ्यूजन शुरू हो गया है। ये लूज बॉल दिया था। अब बीजेपी को ये कह के कि इन्होंने स्पिन किया, वो तो राजनीति है, वो तो करेंगे। जब लोगों ने इंदिरा गांधी को बोला इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा जी ने बोला बताओ वो मुझे हटाने की बात करते, मैं गरीबी हटाने की बात कर रही हूँ। तो गरीबी हटाओ का नारा देखिए, इंदिरा हटाओ का नारा उन्होंने गड़बड़ कर दिया, तो वो भी उन्होंने परसेप्शन बनाया, तो मोदी जी भी परसेप्शन बनाते। राजनीति में थोड़ा लूज बॉल हो जाता है तो आपको तकलीफ होती है। नरेंद्र मोदी को साफ कहा, साफ कहने के बाद आपने कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूं यदि गलती किसी को बुरा लगा हो तो। 2 दिन बाद उनका बेटा नालायक कहता है, तो फिर लोग भी समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पास जो ओरिजिनल मुद्दे थे, जो 5 गारंटी स्कीम थी, उसी पे कांग्रेस पूरी तरह से रही। जी संजय निरुपम शार्प रिप्लाई, लेकिन बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु साउथ में क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये कांटे की टक्कर है कि नहीं ये तो 13 मई बताएगी, लेकिन इस समय कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है, यानी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, लेकिन बढ़त होती है एग्जिट पोल के मुताबिक। मैं फिर बोल रहा हूं नतीजे 13 मई को आएंगे, एग्जैक्ट पोल वही होगा, लेकिन कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। सुधांशु त्रिवेदी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, क्या हिमाचल के बाद कर्नाटक भी हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, जो अभी आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये यद्यपि हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है, परंतु एक बात बहुत आप स्पष्ट रूप से देखिए कि जब 2-3 महीने पहले विषय शुरू हुआ था, चुनाव से 2-3 महीने पहले, तो इस प्रकार के ओपिनियन सर्वे आ रहे थे जैसे कांग्रेस बहुत क्लियर कट लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। उसके बाद उत्तरोत्तर जो चुनाव आगे बढ़ा तो पार्टी की सक्रियता, पार्टी की गतिविधि, प्रधानमंत्री जी का दौरा, केंद्रीय नेताओं के दौरे, उनकी लोकप्रियता, अब आप दिखा रहे हैं कि बहुत नजदीकी मामला है। मैं यह भी अनुरोध करूंगा आपके जो स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे कि यदि वह प्रतिशत मत का भी बता दें, क्योंकि स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% होता है, उसमें यदि वो 1.5% जाता है दोनों तरफ तब तो फिर बात वही रहती, पर यदि किसी एक की तरफ 2%, 1% जाता है तो उसका क्या प्रोजेक्शन होता है। क्योंकि पिछली बार भी यदि आपको याद हो तो हमें 36% वोट मिले थे और हमारी सीटें आई थी अधिक, और कांग्रेस को 38% वोट मिले थे, उनकी सीटें आई थी कम। और ये भी मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि पिछला कर्नाटक का चुनाव या हाल में संपन्न हुए गुजरात या उत्तर प्रदेश के चुनावों में एग्जिट पोल्स ने जितना प्रोजेक्ट किया, एग्जैक्ट पोल में भारतीय जनता पार्टी को उससे अधिक सीटें मिली। तो हम यह बात मानते हैं। सुधांशु, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। सुधांशु, मैं डिफरेंशिएट करूंगा आपसे इस बात के ऊपर, और उसका एक बड़ा कारण है, एक ट्रेंड बता देता है एग्जिट पोल। ट्रेंड के अंदर अधिकतर मैंने बाकी चैनल्स के भी एग्जिट पोल्स को प्ले किया, इट इज नॉट ओनली टारगेट महापोल, आई प्लेड ऑल द चैनल्स ऑल्सो जो कि जिनका एग्जिट पोल अवेलेबल है। कांग्रेस को एक एज दिखाई दे रहा है और ट्रेंड जो है वो एक क्लोज फाइट का ट्रेंड बन रहा है, इसमें मैं कोई इफ एंड बट नहीं करता, लेकिन ट्रेंड में कांग्रेस को बढ़त है। तो अगर ये कांग्रेस का ट्रेंड 102 से 108 पे चला जाता है देन, या 112 पे चले जाता है देन, ये जो अमीश जी आप कह रहे हैं, मैं भी आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं जी, मैं भी आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं।
कि 3-4 महीने पहले का जो ट्रेंड था उसमें भाजपा को बहुत पीछे दिखाया जा रहा था। अब ओपिनियन पोल्स में भी भाजपा को पीछे और कांग्रेस की क्लियर कट सरकार दिखाई जा रही थी। अब एग्जैक्ट पोल तक आते आते नजदीक हो गया, तो ट्रेंड यह है कि कांग्रेस बहुमत से थोड़ा पीछे और भाजपा काफी पीछे से काफी नजदीक तक आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो मैं ये आशा करता हूं कि यह ट्रेंड उसी दिशा में आगे जाकर जब एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित होगा तो हम कांग्रेस से आगे जाके स्पष्ट बहुमत की दहलीज को पार कर चुके होंगे। जी, एक और बड़ा आंकड़ा आ रहा है, एक और बड़ा आंकड़ा आ रहा है और मैं वो अब बता दूं, वो बेंगलुरु साउथ का आंकड़ा है और जन की बात पोल का वो आंकड़ा है। हैदराबाद कर्नाटका के अंदर कांग्रेस को 24 मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी को 15 मिलती हुई दिख रही है। अब बेंगलुरु रीजन के अंदर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ये जन की बात का पोल है। 17 भारतीय जनता पार्टी को, 15 कांग्रेस को। कोस्टल कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को पिछली बार कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 4 और बीजेपी को 15 मिलती हुई दिख रही हैं। वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा हो सकता है। यह मैं आपको बता दूं, 40% के इर्द गिर्द कांग्रेस का वोट शेयर, बीजेपी अराउंड 39%, 1% कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में हमेशा ऐसा नहीं होता। कर्नाटक में अधिकतर कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा आता है, लेकिन बीजेपी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है 110 सीटों के साथ। येदियुरप्पा फैक्टर कितना हावी होगा बीजेपी के ऊपर, वो देखने वाली बात होगी। संजय निरुपम, इस बार कांग्रेस के पास एक बड़ा प्लस पॉइंट था कि येदियुरप्पा सीएम कैंडिडेट नहीं थे और सिद्धारमैया जो कि इक्वली पॉपुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े पॉपुलर नेता हैं वो वहां के, लेकिन इस बार येदियुरप्पा सामने नहीं थे। ये भी कांग्रेस के लिए प्लस फैक्टर है। हाँ, येदियुरप्पा जी को जितना मतलब खुल के काम करना चाहिए था उतना काम करते दिखे नहीं। येदियुरप्पा जी की नाराजगी कितनी थी वो तो बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन उनके पूरे हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को इस पूरे कैंपेन में झोंक नहीं पाए हैं। येदियुरप्पा जी लिंगायत समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं और लिंगायत समाज का पूरा वोट पोलराइज करने वाले रहे, लेकिन मध्य कर्नाटका जहां से वो खुद आते हैं, शिमोगा वगैरह जो एरिया है, वहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत आगे निकल गई और बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। तो 3 इनके क्षेत्र हैं, एक तटीय इलाका इनका बड़ा स्ट्रांग एरिया है, फिर मध्य कर्नाटका और उसके बाद बेंगलुरु एरिया। तीनों जगह में से जहां तटीय इलाका है वहां पर बीजेपी आज ज्यादा दिख रही है। बाकी दोनों जगह हैं, खासकर जहां इनका प्रभाव है येदियुरप्पा जी का, वहां पर ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा रही है। अब बेलगांव वाला जो एरिया है, जिसको हम महाराष्ट्र कर्नाटका या मुंबई कर्नाटका कहते हैं, वो अब आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि उसको वहां पर क्या माहौल है। तो येदियुरप्पा जी कहीं ना कहीं बैक फुट पे थे या बैक सीट पे थे और मोदी जी ने पूरी कमान संभाल ली थी। बुम्बई खुद एक लिंगायत नेता हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो इतने बदनाम हो गए थे कि उनकी वजह से लिंगायत वोट शायद कंसोलिडेट नहीं हो पाया। तीसरी बात, हमारी तरफ से जो सिद्धारमैया और शिवकुमार और खड़गे जी, इन तीनों का जो प्रचार था, इन तीनों की इन तीनों की लोकप्रियता थी, उसका एक जबरदस्त असर दिख रहा था चुनाव प्रचार में और उसकी तरफ लोगों का आकर्षण बड़ा जबरदस्त था। एक रिएक्शन ले लेते हैं। तरीके से 40 सभाएं ली जी, 40 सभाएं नहीं खड़गे जी ना। शिवकुमार भी एक बहुत एग्रेसिव तरीके के नेता हैं और बहुत कांग्रेस के पास बैटरी ऑफ लीडर्स, सिद्धारमैया एक बहुत पॉपुलर है। नहीं, कांग्रेस के पास एक बैटरी ऑफ लीडर्स, सिद्धारमैया भी एक बहुत ही पॉपुलर नेता है। एक सवाल सुधांशु आपसे बनता है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास नहीं है। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र बहुत पॉपुलर नेता है वहां पर युवाओं के बीच में, उनको हेलीकॉप्टर बीजेपी ने दे रखा था बाकायदा प्रचार करने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है फर्स्ट इलेक्शन विदाउट येदियुरप्पा उसका एक नुकसान है, हो सकता है संभावित नुकसान सुधांशु? और कांग्रेस की जो कलेक्टिव लीडरशिप है, जो बीजेपी डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रही थी कि डीके और सिद्धारमैया में नहीं बन रही है, डीके और सिद्धारमैया में नहीं बन रही है, लेकिन कांग्रेस ने उसको थोड़ा मैनेज करा, पॉलिटिकली मैनेज करा या फिर इमोशनली मैनेज करा, दैट इज अप टू द कांग्रेस, बट दे मैनेज्ड इट टिल इलेक्शंस। देखिए, पहली बात, मैं संजय निरुपम जी की बात से थोड़ा मतभेद रखूंगा। ग्रेटर बेंगलुरु हमारा बहुत मजबूत क्षेत्र नहीं रहा है। पिछली बार भी हमें 11 ही सीटें मिली थी, 11-12 सीटें, और 2013 में भी देख लें हमें उससे भी कम सीटें मिली थी। अगर हम वहां इंप्रूव कर रहे हैं तो ये एक महत्वपूर्ण स्थिति नजर आ रही है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि येदियुरप्पा जी हमारे स्थापित नेता 25 वर्षों से हैं
उसमें कोई किंतु परंतु नहीं थी। और 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से जबरदस्त तरीके से प्रचार किया है वो प्रशंसनीय है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि अचानक खड़गे जी 10 वर्ष पूर्व कर्नाटक की राजनीति में नजर नहीं आते थे, परंतु इस समय अध्यक्ष बने तो वो महत्वपूर्ण नजर आने लगे। अब यहां पर मैं एक और बात दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। ये जो फिगर आपकी दिख रही ना कि 102 कांग्रेस, यदि इसको, मुझे लगता कांग्रेस के अंदर ही एक धड़ा होगा जिसको लगता होगा यही फिगर रहे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। अब वो कौन हो सकता है, ये तो मेरे विचार से आपके विद्वान विश्लेषक लोग बैठे हुए हैं, मतलब वानखेड़े जी भी हैं और बाकी लोग समझ सकते हैं। क्योंकि एक तो चाहेगा कि क्लियर कट 112 के ऊपर हो जाए, वो होना नहीं है, क्या होना वो तो जी, मैं एक और पर्सपेक्टिव, मगर एक के दिल की तमन्ना जरूर हो सकती थी। जी, मैं जेडीएस का रुख कर लेता हूं काफी देर से, वो भी आंकड़े पे अटक जाए ताकि उनकी लॉटरी लग सके। जी, जेडीएस का रुख करता हूं। जेडीएस क्या, जेडीएस के नेता हैं तनवीर अहमद साहब। तनवीर अहमद साहब, क्या आपको लगता है कि बजरंग दल इफेक्ट देखने को मिल रहा है इलेक्शन के अंदर या नहीं देखने को मिल रहा एज पर एग्जिट पोल्स? हालांकि जेडीएस को जो एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसके अराउंड एग्जिट पोल का नंबर आ रहा है? दैट्स द सेकंड क्वेश्चन। पहली बात तो मैं बता दूं कि हिंदू धर्म का जितना भी ज्ञान है हम साउथ इंडियंस के पास है, क्योंकि हिंदू धर्म के 3 विशेष द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये सारे हम साउथ इंडिया से निकले हुए हैं। मैं संजय निरुपम जी से कह रहा हूं कि हम बजरंगी को भी जानते हैं और हनुमान को भी जानते हैं, आंजनेय को भी जानते हैं। दूसरी बात, डिनाई नहीं कर सकते कि बजरंग दल और बजरंगी का जो इफेक्ट है इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। क्योंकि मेरे गांव में जब मैं कैंपेन करने गया तो जो लेडी मेरे यहाँ काम करती है, और जब उसको मैंने बोला तो वो लेडी ने कहा कि कांग्रेस आएगी तो हनुमान टेम्पल को क्लोज कर दिया जाएगा, इसलिए मैं बीजेपी को वोट करूंगी। ये इतना डीप पेनिट्रेटेड थे बीजेपी वाले और आरएसएस वाले और खास तौर से बजरंग दल वाले। इसका इम्पैक्ट रहा है, कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं खुश हूं कि आप एटलीस्ट हमें 24 दिखा रहे हैं, कि पिछली बार तो आप लोगों ने जब एग्जिट पोल आया था हमें 18 दिखाया था और हम 38 पे आए थे, इसलिए इस बार आप 24 दिखा रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के तमाम पार्टियों को बोल रहा हूँ, ये आंकड़े पोलस्टर देते हैं, हम सिर्फ दिखाते हैं ये, और हम सिर्फ आंकड़ों को दिखाते हैं। इसलिए कभी सुधांशु जी गर्दन पकड़ते हैं हमारी, कभी संजय जी पकड़ते हैं, कभी आप लोग पकड़ते हैं, लेकिन आप सबका समान है। लेकिन ये पोलस्टर्स के आंकड़े होते हैं। लेकिन ओके, यू मेक योर पॉइंट सर। अमित जी, जैसे नमक के बगैर कोई खाना नहीं बनेगा, हमारे बगैर कोई सरकार भी नहीं बनेगी। ये मैं उम्मीद दिलाता हूं मैं आपको। आप 18 मई को कर्नाटका में आइएगा, देवेगौड़ा जी का बर्थडे है, और मैं फ्रंट रो में, अब मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूं कि फ्रंट रो में आपको मैं इंटरव्यू भी दिलाऊंगा। जब हम अगरचे सब कुछ ठीक गया तो प्रमाण वचन भी होगा, मैं आपको फ्रंट रो में सीट दिलाऊंगा। ये जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं सुधांशु जी और मैं, हमारे कांग्रेस के संजय निरुपम जी बेंगलुरु आए थे, मैं जानता हूं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की। बट इन आंकड़े और सच्चाई दोनों में बहुत तफरीक है, फर्क है, और मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली जेडीएस की सरकार, जेडीएस में सरकार बनेगी, जेडीएस के तरफ से सरकार बनेगी। और इस समय की बड़ी खबर, एग्जिट पोल के रुझानों के मुताबिक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कर्नाटक चुनाव पे टारगेट महापोल का आंकड़ा यह कह रहा है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, 132 सीटें, लेकिन बीजेपी उससे ठीक पीछे 96 सीटों के साथ, 95 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर जेडीएस का आंकड़ा 24 सीटों का हो सकता है। ये इस समय की बड़ी खबर है। टारगेट कर्नाटक चुनाव पे टारगेट महापोल का आंकड़ा कह रहा है कांग्रेस को बढ़त सबसे ज्यादा सीटों के साथ, लेकिन बहुत बड़ी बढ़त नहीं दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। इस समय हम ये कह सकते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक बहुत बड़ी बढ़त नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस समय का जो बड़ा आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि बेंगलुरु शहर के अंदर एक्सिस माई इंडिया का पोल कह रहा है कि कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 10। ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है बीजेपी के लिए। बेंगलुरु सिटी के अंदर बीजेपी अगर लूज कर रही है सीटें तो ये बड़ी दिक्कत की बड़ी बात हो सकती है। लेकिन करावल क्षेत्र, इसी के साथ करावल क्षेत्र के अंदर बीजेपी को अंदर, यानी जो तटीय इलाका होता है वहां पर बहुत बड़ी बढ़त, अब तक की सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिल सकती है। बीजेपी 16, कांग्रेस 3 के साथ सिमट सकती है। यानी बीजेपी रूरल इलाकों में गेम कर रही है। ऐसा लग रहा है
बीजेपी का जो गेन आ रहा है बड़ा, वो रूरल इलाके से आ रहा है क्या, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि शहर की सीटों में बीजेपी पिछड़ रही है, लेकिन रूरल इलाके की सीटें में बीजेपी आगे बढ़ सकती है। जो आंकड़ा अभी तक कह रहा है, ये जो समीकरण है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं सीधा रुख करूंगा, मेरे तो संजय निरुपम भी है, सुधांशु भी है। जो बात जेडीएस के प्रवक्ता ने बोली कि सरकार तो हम ही बनाएंगे और हमारे बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ये बात तो सच है। सुधांशु त्रिवेदी और संजय निरुपम, पहले संजय जी आप ही दे दीजिए 40 सेकंड में जवाब। जेडीएस कह रही है कि हमारे बिना कुछ नहीं हो पाएगा, सरकार हम बनाएंगे, और उनका कहना है बजरंग बली फैक्टर काम किया है बीजेपी के लिए। ठीक है, वो दावा कर सकते हैं। अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जेडीएस बहुत ज़्यादा कर्नाटक के मतदाताओं की पसंद के तहत था। हाँ, जेडीएस का एक अपना वोट बैंक है, वो काफ़ी धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, नीचे जा रहा है, और इस बार वोटिंग परसेंटेज काफ़ी नीचे जाएगा और उस हिसाब से उनकी सीटों की संख्या भी घट सकती है। हाँ, जेडीएस इस उम्मीद में हमेशा रहेगी कि एक हंग किस्म की असेंबली हो और उसमें बगैर उनके कोई सरकार न बनाए। लेकिन कर्नाटक के मतदाता बहुत पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कम्युनल कैंपेन था, उस कैंपेन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया है। और कांग्रेस पार्टी का जो एक ग्रास रूट से जुड़ा हुआ कैंपेन था, एकदम स्थानीय मुद्दों से जुड़ा जो कैंपेन था, उस कैंपेन को उन लोगों ने पसंद किया, और उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी 130 से आगे जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कांग्रेस पार्टी 130 से आगे जाती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं 70 सीट पे जाके सिमट जाएगी, और उसके बाद अगर 70 सीटों से आगे बढ़ती है तो जेडीएस पर 10-15 के आसपास रह जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इस हिसाब से जेडीएस का जो एक ख्वाब है, जिसको कहते हैं एक शेख चिल्ली का ख्वाब, वो ख्वाब पूरा नहीं होने वाला है। इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से एक सरकार बनाएगी, क्योंकि हमने जो वादे किए हैं, जेडीएस से अगर समर्थन लेने की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस लेगी कि नहीं लेगी? मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। और इस बारे में आगे का जो फैसला होगा कांग्रेस के अध्यक्ष तय करेंगे और वहां की राज्य की इकाई तय करेगी, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मेरा ऐसा अनुमान है और पार्टी ऐसी उम्मीद कर रही है कि एक बहुत ही स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को देने का मूड कर्नाटक के मतदाताओं के मन में था और वो दिख रहा था हम लोगों को। तो आप सपने क्यों देख रहे हैं तनवीर भाई? कांग्रेस कह रही है कोई सवाल ही नहीं है, कांग्रेस सरकार बनाएगी, और आप क्यों सपना देख रहे हैं और मुझे भी सपना दिखा रहे हैं फ्रंट रो में बिठाऊंगा? मैं तो संजय निरुपम जी का बड़ा आदर करता हूं। वो जब पहले तेज तरार प्रवक्ता थे, हमने उनसे कैसे बात करना है उनसे सीखा है, तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। बट संजय साहब, आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, और मैं पूरी मुझे हिंदी नहीं आती है, नम्रता पूर्वक और जितना आदर से बात कर सकता हूँ, मैं इतना कहूँगा कि ये हमारी मगरूरी नहीं है। कर्नाटक की जनता चाहती है, कर्नाटका की जनता चाहती है कि एक आंख रखने वाला हो, जो किसानों का मुद्दा इन दोनों नेशनल पार्टीज के पास समक्ष रखे। और कर्नाटक की जनता बहुत अक्लमंद है, जैसे आपने बताया कि वो हमेशा हमें क्यों लेकर आकर दोनों के बीच में बिठाती है। इसलिए नहीं कि वो आपका गेम खराब करना चाहती है, इसलिए कि वो जानती है कि आप दो पार्टी में एक पार्टी को अगर संपूर्ण रूप से इख्तिदार दे दिया जाए तो यहाँ पर जो 40% कमीशन हुआ और गुंडूराव साहब के वक्त में जिस तरीके का करप्शन हुआ, बंगारप्पा के वक्त जिस तरीके का करप्शन हुआ, दोनों नेशनल पार्टीज इसके लिए जानी जाती है। इसलिए दोनों को चेक करने के लिए कर्नाटक की जनता हमें बीच में बिठाती है, ताकि आप दोनों के बीच में बैठकर कर्नाटक की फलाह और बहबूदी के बारे में बात करें। और रही बात हम किसके साथ जाएंगे, कौन है, क्या है, किधर है, हमारे पास डीके शिव कुमार साहब भी पार्टी के साथ टच में हैं और बीजेपी से भी जिसको टच में रहना है। बट बड़ी खबर दे रहे हैं कि डीके शिव कुमार का क्लियर नाम ले रहे हैं कि डीके शिव कुमार टच में, और बीजेपी से भी जिसको टच में रहना है वो है। बीजेपी वाले का भी नाम ले दीजिए। अरे मैं बीजेपी के नाम एक क्या है, कर्नाटक की जनता में एक आदमी बड़ा ख्वाब देख रहा है, डीके शिव कुमार सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ। बट अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का क्या है कि बीजेपी में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक की जनता नहीं चुनती और लेजिस्लेशन नहीं चुनती, ऊपर से टपकते हैं, तो पता नहीं कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का सपना देख रहे हैं। इसलिए मैं बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो डेफिनेटली टच में है, मेरे टच में है, पार्टी के